हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि खत्म हो चुका है, उसके हमने एमसीक्यू भी कर लिए हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। राइट। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कैसे डिजाइन किया है। नो, कंप्यूटर का जो इंटरनल है, इंटरनल जो उसकी डिजाइनिंग है वो कैसे होती है कि जैसे हमने इनपुट भेजा, उसके बाद बैकएंड में ऐसा क्या हुआ होगा कि हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज व्यूड बाय ए प्रोग्राम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर किससे डील करता है कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, वो कैसे फंक्शन करता है एक प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग। कि एक जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, वो प्रोग्राम लिखता है। ठीक है, वो बैकएंड का लिखता है कि हम अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसको लॉजिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें कि बड़े सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो क्या है, एक बैकबोन है। ठीक है, एक बैकबोन है एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम को बनाने में। राइट। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1917। तो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कब आया था, 1970 में। तो और वो जो ये दिया था वो किसने दिया था, उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। ये हमने पढ़ा भी था। क्या नाम था उनका? जॉन वॉन न्यूमन। ये हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा था। तो ये हमारे इन्होंने एक एक और इन्वेंशन की थी, याद करो। इसका नाम था ENSAC। ये इनकी इन्वेंशन थी और हमने इसको याद किया था कि ये एक ऐसा फर्स्ट स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक पर्पस कंप्यूटर था। SAC से हमने याद किया था कि ये स्टोरेज पर्पस के लिए था। राइट। तो इन्होंने दिया था और जो ये डेट्स दी हैं 1970, ये आपको हर जगह अलग दिखेंगी। कुछ में इसका 1945 बताया है, कुछ में 1936 भी लिखा है। आपको जो भी एग्जाम में दी रहेगी आप उसके अकॉर्डिंग इसको मार्क कर सकते हो। इसका कोई फिक्स नहीं बताया है, कहीं मुझे मिला इसका। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब सिंपल याद रखनी है कि कंप्यूटर को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसका जो इंटरनल अपीयरेंस है वो कैसे होता है। हम इनपुट देते हैं अपने कीवर्ड से, उसके बाद फिर वो अंदर मतलब उसकी सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू कैसे वर्क करता है, फिर हमें वो आउटपुट देता है। तो वही जो डिजाइनिंग है सीपीयू और स्टोरेज यूनिट, इनपुट आउटपुट, इन सब का जो इन सब जो मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब एक बार इसको ये जो डायग्राम है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम देते हैं इनपुट। राइट, हमने इनपुट दिया, इनपुट यानी कि रा डेटा। क्या दिया हमने, कोई डेटा दिया। हमने बताया था अनप्रोसेस्ड जो डेटा होता है वही हमारा इनपुट होता है। हमने डेटा दिया, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। प्राइमरी स्टोरेज मीन्स जो मेन स्टोरेज होती है उसमें जाएगा। उसके बाद जाने के बाद क्या होगा कि प्राइमरी स्टोरेज के पास चले गया और उसमें क्या होता है, सीपीयू होता है। देखो सीधा याद रखो कि ये जो इनपुट आउटपुट है, ये जो बीच का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। इसमें हमारा एक सीपीयू लगा होता है और हमारी मेमोरी स्टोरेज यूनिट होती है वो होती है। इसमें मेमोरी स्टोरेज हमारी आएगी प्राइमरी और दूसरी आ गई सेकेंडरी। इसमें दो चीजें होती हैं। तो हम इनपुट देते हैं, सबसे पहले हमारा वो जो है प्राइमरी स्टोरेज के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो ये कंट्रोल यूनिट है, ये जो ऊपर दिख रहा है सीपीयू के अंदर जो है, सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल लेके आएगा प्राइमरी स्टोरेज के पास। हाँ, ये उसको पूछेगा कि हाँ इनपुट में क्या आया, तो वो इससे जो है इंफॉर्मेशन लेके, जो ये कंट्रोल यूनिट है इससे जो इंफॉर्मेशन लेके है फिर वो आ जाएगी किसके पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
इसके पास आ जाएगी ALU के पास। फिर क्या करेगा ALU, क्या करेगा उसकी प्रोसेसिंग करेगा। हमने पढ़ा था ना इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो प्रोसेसिंग का काम जो है वो क्या कौन करता है हमारा, वो यही करता है हमारा कौन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर ये जब प्रोसेसिंग करेगा उसके बाद अगर ये हम काम कर रहे होंगे तो ये यहीं पे स्टोर कर लेगा इसको मेन मेमोरी में, ठीक है। मेन मेमोरी मतलब ये जो मेमोरी होती है ये टेम्पररी होती है, एक टाइप की। टेम्पररी मीन्स कि जब तक हम काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, जब तक कर रहे हैं तब तक ये रहेगी। जैसे ही हम कंप्यूटर अपना शट डाउन कर देंगे तो अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको स्टोर कर देते हैं। तो इसके पास जाएगी हाँ अर्थमेटिक, इसने प्रोसेसिंग की अपनी। प्रोसेसिंग करने के बाद या तो अगर हम काम कर रहे हैं तो ये यहीं पे रुकेगी, और नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे किसी सेकेंडरी स्टोरेज में इसको हम वो कर देंगे, भेज देंगे, उसके पास भेज देंगे। और उसके बाद ये सब होने के बाद हमें क्या शो होता है, हमारा आउटपुट शो होता है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारा इनपुट आया, इनपुट ने क्या किया, हमारा जो ये बीच का था कंप्यूटर आज है इसमें हमारा एक सीपीयू लगा था और एक होते हैं हमारे मेमोरी स्टोरेज यूनिट, जिसमें प्राइमरी मेमोरी होती है और एक दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। फिर क्या होता है इनपुट जो सीधा कनेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी के साथ, क्योंकि सीपीयू के साथ जो मेमोरी जो लिंक रहती है वो प्राइमरी रहती है, सेकेंडरी नहीं रहती है। तो इनपुट सीधा किसके पास जाता है, प्राइमरी के पास। फिर ALU का कंट्रोल यूनिट आ जाता है उससे सिग्नल लेने के लिए कि क्या आया है इनपुट। फिर क्या करता है कंट्रोल यूनिट उसको देख के फिर ALU के पास भेज देता है। ALU के पास भेज दिया, उसने प्रोसेसिंग की। अगर वो काम मतलब कर रहा है तो उसको इसी पे रखेगा, और अगर नहीं कर रहा तो इसको बेच के वो आउटपुट हमें दिखा देगा। तो ये जो था ये पूरा जो हमारी जो प्रोसेसिंग इनपुट यहाँ पे हम यहाँ गए तो ये सारा ही क्या है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमारा जो कंप्यूटर जो है वर्क करता है इनपुट से आउटपुट देने में। और आउटपुट जो हमें वो देगा वो क्या होगा, हमारी इंफॉर्मेशन होगी, राइट। इनपुट में हमने पढ़ा था रॉ डेटा, और जो आउटपुट डेटा होता है वो क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है। अब पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। इसका है पहला है इनपुट आउटपुट यूनिट, फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर है मेमोरी यूनिट। तो इसको हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है, जो हमने डेटा दिया उसको इनकी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूजर बाय यूनिट बाय द यूजर, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। एग्जांपल कीवर्ड माउस, वही है कि हम क्या देते हैं अपने अपना जो डेटा है वो कीवर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू हम क्या करते हैं अपना इनपुट देते हैं। तो इनपुट क्या क्या परफॉर्म करता है अपने फंक्शन, ये क्या करता है इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम यूजर। ये क्या कर लिया इसने, एक्सेप्ट कर लिया, हमने टाइप किया इसने एक्सेप्ट कर लिया। इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। फिर ये क्या करता है जो उसने डेटा हमसे लिया होगा इसको उस फॉर्मेट में करेगा जो कि कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर ले, ताकि कंप्यूटर उसको समझ ले, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है it supply the converted instruction and data to the computer system for further processing। पहले तो ये हमसे ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, हमसे इसने लिया इनपुट ने हमसे लिया, फिर हमने उसने क्या किया कंप्यूटर जिससे समझ आए उसको उसमें उसमें कन्वर्ट करके दिया कि ले तू इसको समझ ले कंप्यूटर को, ठीक है। उसके बाद क्या जो उसने कन्वर्ट किया होगा उसको फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम के पास भेज देगा, राइट। ये होता है हमारा इनपुट यूनिट। अगला है हमारा आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस होके आई है, लास्ट में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड होकर आई है वही हमारी आउटपुट यूनिट होती है, राइट। देखो अब सुनो, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। ये क्या करता है आउटपुट यूनिट, क्या करता है कि जो डेटा प्रोसेस किया रहता है उसको यूजर तक पहुंचा देता है। आउटपुट उसको शो कर देता है स्क्रीन पे कि हाँ आपका डेटा प्रोसेसिंग होगी, अब हमने आपका डेटा पहुंचा दिया। तो ये सारा कौन करता है, आउटपुट यूनिट करता है। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर एटसेट्रा। मतलब कि
जिस तरह से यूजर ने इनपुट दिया होगा उसकी वो प्रोसेसिंग करके उसका डिजायर रिजल्ट कहाँ पे शो कर देगा, मॉनिटर पे, यानी मॉनिटर यानी वो जो स्क्रीन होती है हमारी उस पे। प्रिंटर हो गया, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस ये है कि वो ऐसे डिवाइस यहाँ हमें इनपुट देते हैं और उसके बाद हमारा आउटपुट हमें कुछ ना कुछ में, जैसे प्रिंटर है उसको हम लगाते हैं, हम अपने पेज प्रिंट करते हैं और फिर हमें वो प्रिंट करके दे देता है, राइट। वैसे ही प्लॉटर है, प्लॉटर का काम भी सेम प्रिंटर प्रिंटर की तरह ही है, लेकिन प्लॉटर जो होता है वो ज्यादातर आर्किटेक्चर वगैरह जो काम होते हैं ना, जो नक्शे वगैरह बनते हैं उनमें इसका यूज होता है। ठीक है, अब आती हैं इसके फंक्शंस कि आउटपुट यूनिट के कौन कौन से फंक्शन है। पहला है इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय द यूजर। ये क्या करता है आउटपुट यूनिट, देखो प्रोसेसिंग होकर तो डेटा आ जाता है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि 1 और 2 की लैंग्वेज समझता है। तो अगर प्रोसेसिंग के बाद सेम डेटा आउटपुट के पास चला गया, मान लो हमने प्रोसेसिंग की, उसने हमने कुछ किया था, उसने भेज दिया 0124 में कुछ आउटपुट के पास, ठीक है। अब आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट को तो समझ आ रहा है, लेकिन आउटपुट को तो दिखाना है ना कि यूजर को भी समझ आ जाएगा। अगर वो यूजर को सेम डेटा दिखा देगा तो वो यूजर नहीं समझ पाएगा कि क्या हमने तो कुछ और डाला था, ये तो कुछ और निकल गया। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है कि वो जो कोडेड डेटा उसने प्रोसेसिंग के बाद आया होता है उसको पहले वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि जो यूजर है उसको वो समझ आ सके, राइट। पहला फंक्शन ये है। अगला है इट कन्वर्ट दिस कोड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। यही मैंने बताया आपको कि वो क्या करेगा, प्रोसेस डेटा को लेकर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कि एक ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल हो, राइट, उसको समझ सके। ये होता है आउटपुट यूनिट का काम। इट सप्लाई द कन्वर्ट रिजल्ट टू द यूजर। ये क्या करता है, जो कन्वर्ट उसने रिजल्ट किया होता है उसको यूजर तक पहुंचाता है, उसको दिखाता है। ये है आउटपुट यूनिट। अगला है हमारा सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। तो सीपीयू पे आते हैं। इट कंसिस्ट ए सेट ऑफ रजिस्टर। इसमें क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है इसमें, एक सेकेंड। हाँ, सीपीयू के अंदर जो होता है ये किससे बना होता है, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं, which together encrypt and execute instruction in assembly language। जो कि सारे मिलके क्या करते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं किस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज। हमने पढ़ी थी एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी पढ़ी थी अभी असेंबली लैंग्वेज। और भी बड़ी सारी लैंग्वेज है, वो थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये जो मशीन और असेंबली लैंग्वेज है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, और असेंबली लैंग्वेज भी वैसी होती है, बट इसमें क्या होता है, शॉर्टकट होता है। जैसे वर्ड, जैसे हमारा होता है ना, जैसे MOV, ये हो गया ATT, ये मतलब थोड़ा हाई लेवल का है, बट हाँ ये शॉर्टकट्स होते हैं इसमें समझाने के लिए, कुछ कुछ इस तरह के वर्ड जो है वो यूज होते हैं, राइट। तो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है। जो प्राइमरी फंक्शन है सीपीयू का वो क्या है, अब उसको पढ़ेंगे। सीपीयू का क्या करता है, द सीपीयू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन को और इनपुट डेटा जो उसने मेन मेमोरी से वो कहाँ ले जाता है उसको, टू रजिस्टर तक। एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर, दैट इज इंटरनल मेमोरी, राइट। सीपीयू क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है इंस्ट्रक्शन और इनपुट डेटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर तक, राइट। रजिस्टर जो होते हैं ना ये फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, राइट। ये जो होते हैं फास्ट होते हैं रजिस्टर, और इसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा सीपीयू जो रहता है। अब है द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, एक स्टोर्ड सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। जब जरूरत हो, व्हेन नेसेसरी, सीपीयू ट्रांसफर आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। पहले तो ये बोल रहा था कि ये उससे लेता है, कहाँ से लेता है, इनपुट और इंस्ट्रक्शन वो मेन मेमोरी से लेता है, फिर रजिस्टर पे तक वो भेज देता है। अब इसमें भी क्या होता है, जब जरूरत पड़े तो वो क्या कर देता है, सीपीयू रजिस्टर से लेके मेन मेमोरी तक पहुंचा देता है, मतलब कि उल्टा भी कर देता है। ये देखो यहाँ यहाँ पे सीपीयू, ये फर्स्ट थर्ड स्टेप,
और ये स्टेप, इसमें वहां से लेके रजिस्टर तक और इसमें रजिस्टर से लेके मेन मेमोरी तक, ये सारा काम जो कौन करता है, सीपीयू करता है। अब आगे भी इसके स्टेप्स हैं सीपीयू के। एक सेकंड। अब ये जो हम पढ़े ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू के पार्ट है। आगे सीपीयू के अंदर हमारा सीयू और एएलयू होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता कंप्यूटर में। द सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू क्या होता है, किससे बना होता है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड आईसी, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि आईसी को, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, इनको और क्या बोला जाता है, तो इनको क्या बोला जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर। A CPU control all the internal and external devices and perform arithmetic and logic unit। तो हमने पढ़ा था पहले कि सीपीयू के अंदर ही क्या होता है, हमारे अर्थमेटिक भी होता है, एएलयू भी होता है और सीयू भी होता है, ठीक है। और सीपीयू ही क्या परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और लॉजिक, लॉजिकल हमने ऑपरेशन पढ़े थे, इसमें होता है एंड नॉर गेट, ये सारे कंसेप्ट ये क्या हो गए, लॉजिक हो गए, लॉजिक ऑपरेशन। तो ये सारे कौन करता है, सीपीयू ही इनको देखता है। अगला है द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन सब सिस्टम। सीपीयू किस किस से बना होता है, एक तो हमारा बना होता है ये एएलयू से बना होता है, और दूसरा है सीयू जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू पे आते हैं। एएलयू कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द अवेलेबल डेटा। क्या होता है, एएलयू क्या करता है, जो हम डेटा उसको देते हैं उस पर क्या करता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन कौन से, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, उस पे ये काम करता है। एएलयू यूजेस रजिस्टर। एएलयू क्या यूज करता है, रजिस्टर को यूज करता है टू होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। मतलब कि एएलयू को यूज कौन सा, रजिस्टर कोई नई टर्म नहीं है, ये इसको स्टोरेज, जैसे मेमोरी है ना, मेमोरी हमारी स्टोरेज के लिए, तो रजिस्टर भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये डायरेक्टली लिंक होता है हमारा सीपीयू के साथ, ठीक है। तो एएलयू क्या करता है, रजिस्टर को यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो प्रोसेस होता है। अगला है मोस्ट एएलयू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। ज्यादा जो एएलयू होते हैं वो कौन कौन से जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे लॉजिकल ऑपरेशन हो गए, एंड, नॉर, और, एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशन। फिर हो गए अर्थमेटिक, इसमें एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर हो जाएगी बिट शिफ्टिंग, जिसमें होता है शिफ्टिंग और रोटेटिंग ए वर्ड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट टू द राइट लेफ्ट विद और विदाउट साइन एक्सपेंशन। मतलब बिट शिफ्टिंग भी इस तरह से होती है कि हाँ, कि मतलब कि जो साइन होते हैं उनको इधर-उधर शिफ्ट करना, इस तरह का कुछ रहता है इसमें बिट शिफ्टिंग में। तो उसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन में आ गया इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो ये आ गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेशन। ये भी कौन करता है परफॉर्म, हमारा एएलयू परफॉर्म करता है। भूलना बिल्कुल नहीं है कि सीपीयू के अंदर ही एएलयू और सीयू है, और फिर हम इसकी एक इनकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने सीपीयू की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी पूरी होल की, क्या उसमें हमारे एएलयू के सबके फंक्शन आ रहे थे, लेकिन अब हम सीपीयू में घुस के अर्थमेटिक और सीयू के वो पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनकी अकेले अकेले के क्या क्या काम है, जिसमें हमने अर्थमेटिक में पढ़ लिया कि ये सारे काम करता है। अब सीयू में भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम करता है। रजिस्टर मैंने बता दिया आपको कि ये क्या होते हैं, दीस आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। हाँ, कि ये जो होते हैं, जो सीपीयू के मतलब जल्दी एक्सेप्ट, अगर स्टोर डेटा ट्रांसफर करना हो, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना हो, तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर से डेटा अपना लेते हैं। These registers are the top of the memory hierarchy and are the fastest way for the system to manipulate data. The number and size of register vary from processor to processor. यही हमने बताया कि रजिस्टर जो होते हैं ये फास्टेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट होता है अगर हमें डेटा अपना जल्दी मैनिपुलेट करना है तो। और इसका जो साइज होता है रजिस्टर का, वो वेरी करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर में जो हमारा प्रोसेसर लगा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो रजिस्टर है ये बताते हैं कि वो कितना फास्ट काम करेगा, कितना
स्लो करेगा, ठीक है। जैसे प्रोसेसर हो गया i5 हो गया, i3 हो गया, i7, i9, जितना एडवांस होगा, जितना नंबर ज्यादा होगा, उतना ही वो ज्यादा पावरफुल होगा, उतना उसकी अच्छी स्पीड रहेगी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीपीयू का हमने पहला पढ़ लिया, जो उसका पहला पार्ट था वो था एएलयू, उसके अंदर। अब दूसरा पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इसका नाम से पता चला, इसका कंट्रोलिंग का काम रहता है। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर to carry out stored program instruction by communicating with ALU and the register। तो ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट बना के रखता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना सबसे पहले कि इसका जो मेन फंक्शन है कंट्रोल यूनिट का, तो वो क्या करता था? जैसे हमारी इनपुट के बाद हमारा डेटा, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, इनपुट के बाद वो जाता था मेन मेमोरी में डेटा, उसके बाद ऊपर से कंट्रोल यूनिट आ जाता था मेमोरी के पास। हाँ, तो बोलता था इनपुट ये आया है, तो कंट्रोल यूनिट फिर क्या करता था? उसको एएलयू के पास भेज देता, फिर वो प्रोसेसिंग करता था, फिर उसके बाद वो क्या हमें आउटपुट देता था। तो इसका जो मेन फंक्शन है कंट्रोल यूनिट का, वो वही है कि इंस्ट्रक्शन को फैच करना मेन मेमोरी से, जो हमने पढ़ा मेन मेमोरी से, यानी कि मेन मेमोरी से, हाँ मेन मेमोरी से उसको आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन इट एंड अकॉर्डिंग जनरेट कंट्रोल सिग्नल। वही बात है जैसे हमने उसमें स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट हमारा प्राइमरी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जो उसमें स्टोर होगी उसको लेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होगा, कौन से उसमें डिवाइस इन्वॉल्व होंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, हमारा जो है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। ये है हमारा सीयू। अब है अगला हमारा, ये है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इट इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इज समटाइम रेफर टू एज ए चिप। ठीक है, चिप होती है, मतलब कंट्रोलिंग एलिमेंट मतलब चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप को ही बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन हार्डवेयर दैट ड्राइव द कंप्यूटर। इट इज लार्ज प्रिंटर सर्किट बोर्ड। देखो, प्रिंटर सर्किट बोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर को पीसीबी लिखा होगा, तो भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पीसीबी बोलते हैं। विच इज यूज इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसको कि यूज किया जाता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जैसे कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया। जो स्पीड है सीपीयू की वो डिपेंड करती है कि कौन सा उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है, राइट। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? माइक्रो प्रोसेसर पे, कि उसमें जितना अच्छा क्वालिटी का, जितना अच्छा आई जनरेशन का उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, उतनी अच्छी स्पीड जो है वो सीपीयू में देगा, उतनी जल्दी हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था हमारा इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय इंटेल इन 1971। पहला जो था वो था हमारा 4004, जिसको कि किसने बनाया था? साइंटिस्ट टेड हॉफ और इंजीनियर फ्रेडरिको फैक्जिन कब? 1971 में। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रोस्कोप, जो पॉपुलर है माइक्रो प्रोसेसर, वो है जैसे हमारा आ गया इंटेल, आ गया इंटेल कोर i7, आ गया ड्यूल कोर, आ गया पेंटियम आई भी आ गया, और भी मतलब और भी माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर हमारा, ठीक है। सिंपल याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर एक तरह की चिप होती है, इसको हम पीसीबी बोलते हैं। इसको सबसे पहले जो आया था वो था ये इंटेल 4004, जिसको कि टेड हॉफ इंजीनियरिंग ने बनाया था 1971 में। और जितना हमारा माइक्रो प्रोसेसर अच्छा होगा, जितना मतलब अच्छा इन द सेंस कि जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, और जिस टाइप का वो रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो सीपीयू है हमारा वर्क करेगा, उतनी जल्दी हमारी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, उतनी जल्दी हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर का। अगला है मेमोरी यूनिट, ठीक है। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम और डेटा ऑन ए टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। देखो, हमने जो है इसमें सीपीयू, जब हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने आर्किटेक्चर में एक तो देखा था हमने सीपीयू, जिसमें हमने पढ़ा एयू और एएलयू और सीयू। उसके बाद हमारे उसमें दो मेमोरी यूनिट भी थे, जिसका नाम था, एक का नाम प्राइमरी और दूसरा था सेकेंडरी। तो वही ये मेमोरी यूनिट है
मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में जो यूज होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ना कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन मेमोरी या उसमें बता देंगे ये रैम रोम जो होती है इसमें कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मेन मेमोरी बोलते हैं और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। द इनपुट डेटा विच इज टू बी प्रोसेस्ड इज ब्रॉड इनटू मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। सेम बात हमने रिपीट की थी कि इनपुट डेटा जो होता है प्रोसेसिंग से पहले उसको मेन मेमोरी में वो जाता है। पढ़ा था ना हमने कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कि इनपुट डेटा आया फिर कहाँ गया वो मेन मेमोरी में गया। मेन मेमोरी के बाद सीयू उसको वहां से लेने आया था फिर सीयू ने उसको एएलयू में भेजा था। तो ये सबसे पहले क्या होता है जो भी हमारा डेटा जो होता है वो एग्जीक्यूट प्रोसेस्ड होने से पहले कहाँ जाता है हमारा मेन मेमोरी में ही जाता है सेकेंडरी में नहीं जाता है। जो मेन प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी उसके पास जाता है जो कि मतलब कि उसके सीपीयू के साथ ही लगी रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रेफर टू एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। और जो दूसरी टाइप की मेमोरी जो होती है वो हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। दिस यूनिट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा प्रोग्राम एंड आउटपुट। दिस यूनिट डज नॉट डील डायरेक्टली विद सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी में हम अपना डेटा क्या करते हैं परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम बोले थे ना हार्ड डिस्क होगी हमने वो ड्राइव लगाई होती है अपना डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसमें हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो मेन मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें हमारा डेटा तब तक ही रहता है जब तक हम उस पर काम कर रहे हैं। जब हम काम उसको शट कर देंगे तो हमारा डेटा जो होता है वो इरेज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए हम कुछ भी कंप्यूटर पे करते हैं तो हम उसको सेव कर देते हैं करते हैं ना मतलब सेव की हाँ हम उसको दोबारा देख सकें। तो अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे तो हम अगर हम कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो तो हमारा डेटा जो हमने कुछ लिखा था वो तो सारा डिलीट हो गया। सेम ऐसे ही है कि जो नाम तो मेन मेमोरी है लेकिन ये जो होती है हमारी टेम्पररी होती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी जो होती है वो हमारी क्या होती है परमानेंट होती है। अगला है हमारा मदरबोर्ड। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कंप्यूटर के अंदर क्या होता है मदरबोर्ड लगा होता है। कीबोर्ड और मदरबोर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। कीबोर्ड तो हम जो टाइप करते हैं इनपुट देने के लिए वो होता है और मदरबोर्ड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है एक सर्किट टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है मदरबोर्ड। एग्जांपल देते हैं एक तरह का इस तरह का बॉक्स रहता है जिसमें कि कुछ ऐसे स्लॉट्स लगे होते हैं। कहीं पे ऐसे कूलिंग फैन लगा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को गर्म होने से बचाता है। फिर कुछ ऐसे रजिस्टर लगे होते हैं इस तरह से फिर कुछ बैटरी लगी होती है इस तरह से। ठीक है, फिर ऐसे स्लॉट्स दिए रहते हैं ऐसे होते हैं ना स्लॉट इस तरह के स्लॉट दिए होते हैं उसमें फिर हम अपने जैसे हमें कुछ कनेक्ट करना है चार्जिंग लगाते हैं तो फिर बाहर से हम जो वायर लेते हैं फिर उसको इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इन स्लॉट्स के अंदर। राइट, ऐसा कुछ ये वर्क जो है मदरबोर्ड वो करता है। अब पढ़ते हैं द मेन सर्किट बोर्ड कंटेन इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है जो किसी भी कंप्यूटर में होता है वो कौन सा होता है मदर बोर्ड होता है। इसी पे सारे हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड आर लॉजिक बोर्ड आर सिस्टम बोर्ड। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं और सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है मदरबोर्ड क्या है मदर क्या मेन है तो मेन बोर्ड याद रख लेना। लॉजिक है तो मदर क्या करती है अलग अलग खाना बनाती हैं तो वो उनके खाने में बहुत अच्छा लॉजिक रहता है इस तरह से याद कर लो। सिस्टम सिस्टम से कुछ अपने अकॉर्डिंग बना लो तो इसको आप याद इसे रख सकते हो। और हाँ एक और प्लेनर बोर्ड। ठीक है, एक उसको क्या बोलते हैं प्लेनर बोर्ड। इसके 4 नाम है किसके मदरबोर्ड के। अगला है ऑल द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर अटैच टू दिस बोर्ड। जो भी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो सारे कहाँ पे अटैच होते हैं इसी मदरबोर्ड पे होते हैं। जैसे हमारा सीपीयू हो गया रोम हो गया रैम हो गया एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गए पीसीआई स्लॉट हो गए यूएसबी पोर्ट होते हैं। तो ये सारे कहाँ पे होते हैं मदरबोर्ड पे ही होते हैं। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि इस तरह से यहाँ पे स्लॉट होंगे इस तरह से कुछ बैटरी लगी होगी यहाँ पे स्लॉट्स होंगे।
स्लॉट मीन्स कि जैसे कुछ हम एक्सटर्नल डिवाइस हमें कनेक्ट करना रहता है, तो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करना रहता है तो यहाँ पे भी कुछ वो बने होंगे ना कि जिसके अंदर हम उसको लगाते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। तो अब आगे आते हैं। इट आल्सो इंक्लूड कंट्रोलर फॉर डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, इनके लिए भी मतलब ये रहता है कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम करते हैं ना, अगर हमें माउस कनेक्ट करना होगा, कुछ तो वायरलेस हो गया, लेकिन अगर जो वायरलेस ना हो तो हम क्या करते हैं, अपना वायर लेते हैं माउस की, तो उसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे स्लॉट्स बने होते हैं ना, उसको चार्जिंग करने का जैसे हो गया, जैसे कीबोर्ड अटैच करना हो तो हो गया। तो ये जो सारे अटैच होते हैं, ये कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे अंदर उसके मदरबोर्ड लगा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मतलब ये हम उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर टुगेदर। मतलब कि मदरबोर्ड क्या करता है कि सारे जो कंपोनेंट है वो उसको एक साथ वहां पे रखता है अपने। अगला है इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट। इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट की जो यूनिट्स हैं उनको एक एक साथ कनेक्ट कैसे होता है। अब हमने लगा तो लिए हैं, उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सीपीयू सेंड डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू दिस कंपोनेंट इनसाइड द एक सेकेंड inside the computer as well as to the peripheral devices attached to it। हमारा जो सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होता है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को वो कहाँ भेज देता है, कंपोनेंट जो कि इनसाइड द कंप्यूटर हमारे लगे होते हैं। ठीक है, भी मदरबोर्ड पे जो हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो ये सारा ऐसे होता है, एज वेल एज टू द पेरिफेरल डिवाइस अटैच टू इट। जो हम पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स की वो ऐसे डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम एडिशनल कुछ डिवाइस अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर में। मतलब खुद की उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें क्या होता है, कंप्यूटर की नीड होती है। जैसे हमारा हो गया प्रिंटर हो गया। अब देखो, प्रिंटर अकेला तो काम नहीं कर सकता ना, किस पे डिपेंड है वो, इस पे कंप्यूटर पे गया ना डिपेंड। अब प्रिंटर को बोलोगे अकेले प्रिंटर निकाल दे, वो निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। हमारा कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड अकेला तो कुछ भी नहीं है, और कीबोर्ड आप ऐसे रख दोगे, तो ये रख दोगे, आप की प्रेस कर रहे हो, तो कुछ फायदा उसका दिखेगा आपको, आउटपुट वगैरह कुछ नहीं दिखेगा ना। मतलब कि पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं कि वो जो एडिशनल डिवाइस जिनको हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, जिनसे कि उनकी भी जो है वैल्यू बन जाती है। ठीक है, वही होते हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस। यही है कि अकेले का उनका खुद का कुछ नहीं होता, बट वो कंप्यूटर पे डिपेंड रहते हैं, हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अकेले हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं, सिंपल ये याद रखो। अगला है, ए बस इज अ सेट ऑफ वायर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन वेयर, एक सेकेंड थोड़ा, हाँ एक बार याद दिला देते हैं, मैं मिस कर गई थी। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे क्या क्या लगा होता है, एक तो बैटरी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं CMOS बैटरी। फिर एक फैन लगा होता है, कूलिंग फैन, जो कि हीटिंग से हमें बचाता है। फिर एक लगा होता है SMPC, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं। अगला है, एक चिप लगी होती है, प्रोसेसर चिप, ठीक है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। एक लगी होती है बायोस चिप, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और लगे होते हैं हमारे एक्सपेंशन स्लॉट, PCI स्लॉट, बसेस। स्लॉट तो यही है कि भाई यूज करने के लिए, पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं हमारे उनको कनेक्ट करने के लिए। फिर होती है बसेस। बसेस इसमें न्यू कंसेप्ट है, इसको हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे लिखा है, ए बस इज अ सेट ऑफ वायर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन वेयर ईच वायर कैन कैरी वन बिट ऑफ डेटा। बस क्या होती है, एक तरह की ये वायर्स होती हैं। ठीक है, बस का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हम ऐसे जनरली देखें तो बस का यही काम होता है ना, तो सेम इसमें भी इसका यही काम होता है बस में। ठीक है, इनकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। A bus is a set of wire used for interconnection where each wire can carry one bit of data। बस क्या होती है, वायर का सेट होता है जिसको हम की कनेक्टिंग के लिए यूज करते हैं। सीधा सी याद रखो कि इसमें बस एक तरह की वायर होती है जो कि हमें कनेक्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कि एक वायर जो होती है वो एक बिट ऑफ डेटा लेकर जाती है। इन अदर वर्ड, बस इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल
pathway that allow information and signal to travel between component inside or outside of a computer। देखो क्या होता है, जैसे हमने मदरबोर्ड पढ़ा था ना, मदरबोर्ड में हमने वो सारे, जैसे हमने उसमें बैटरी जोड़ी थी, पीसीआई स्लॉट जोड़े थे, एक्सपेंशन स्लॉट जोड़े थे, और उसमें और क्या जोड़ा था हमने, जैसे रजिस्टर जुड़े होते हैं उसमें, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट उस पे ही जुड़े होते हैं। लेकिन मदरबोर्ड पे तो हमने जोड़ दिया, ठीक है, उस पे तो हमने रख दिए, लेकिन ये आपस में भी तो कनेक्ट होंगे ना किसी के थ्रू, इनको आपस में भी कनेक्ट होगा। अब मदरबोर्ड कहीं पे रजिस्टर कहीं पे लगे, इनका आपस में भी इंटरकनेक्शन होगा कहीं पे, तो वो जो हमने उसे वायर वो यूज होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। तो बस क्या होती है, वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल तो वही होगी जो मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के अंदर जो लगी है, जो सारे जिसने सारे कंपोनेंट को जोड़ा हुआ है, वो हमारी कौन सी होगी, इंटरनल बस होगी हमारी, जिसमें कि जो मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट जो जुड़े होते हैं उनको जोड़ती है, वो हमारी हो गई इंटरनल बस, मतलब वायर, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होती है कि वही उसको भी हम सेम फंक्शन रहता है, लेकिन जो पेरिफेरल डिवाइसेस जो बाहर की हम डिवाइसेस जोड़ते हैं, उनको भी कनेक्ट करने के लिए एक वायर तो चाहिए होगी ना, तो वो जो होती है हमारी, वो होती है हमारी एक्सटर्नल बस। एक होती है हमारी इंटरनल बस, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल बस, ठीक है। ये हमारी आ गई इंटरनल बस, और ये मैंने आपको बता दिया एक्सटर्नल बस, जिसमें होता है, जैसे मैंने बता दिया, इट कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल, एक्सपेंशन स्लॉट, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड ड्राइव कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो रेफर टू एज एक्सपेंशन बस। इसको एक्सपेंशन बस भी बोलते हैं, और पहली जो इंटरनल बस है इसको सिस्टम बस भी बोलते हैं। देखो यहाँ से आप याद रखना, कैसे रखना है, एक्सपेंशन बस है तो मतलब कि जो एक्सपेंशन, जो हमारे एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो बाहर के जो हमें कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करने होते हैं, तो वो हमारे हो गए एक्सपेंशन बस। और जो हमारे इंटरनल पे जो होते हैं, वो उसको हम सिस्टम बस भी बोलते हैं और इंटरनल बस भी बोलते हैं। तो आप इसको ये याद रख लो, एग्जाम में आता है कि इंटरनल बस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन आ जाएगा सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस, तो आपको करेक्ट ये रखना है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम बस। याद है, सिंपल है। इंटरनल बस, बस का क्या काम होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है, जोड़ना एक दूसरे को। बस जो होती है दो टाइप की होती है, एक होता है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जो है अंदर मदरबोर्ड के जो अंदर जो कंपोनेंट है उनको जोड़ के रखती है। एक्सटर्नल बस भी वही हो, तो उसी का काम है, बस फर्क इतना है कि जो बाहर के जो डिवाइसेस हमें जोड़ने रहते हैं, पेरिफेरल हो गए, एक्सपेंशन स्लॉट हो गए, तो उसके लिए कौन सी बस यूज होती है, वो होती है हमारी एक्सटर्नल बस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसलिए छोटे छोटे फैक्ट हैं कुछ, जैसे यूपीएस, इसका मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है कि जब ऐसे पढ़ लेते हैं, UPS is an electrical apparatus that provide emergency power to a load when the input power source or main power fail। क्या होता है कि जब हमारी मेन पावर और जो इनपुट पावर है वो फेल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक इमरजेंसी में कोई एक पावर जो है उसको देते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो चलता रहे, बस यही है यूपीएस। ओके, अगला है बफर। बफर क्या होता है, एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, यहाँ पे रजिस्टर जो होती है वो डेटा को होल्ड करके रहते हैं फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, राइट। उसके बाद है एक्यूमुलेटर। ये क्या होता है, इज अ रजिस्टर, ये क्या होता है, इज अ रजिस्टर इन अ सीपीयू इन विच इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट आर स्टोर्ड। जिसमें कि क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक रजिस्टर होता है सीपीयू में, जिसमें कि जो अर्थमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट जो होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इसको पूछते हैं एग्जाम में। एंड यूनिफॉर्म इंट्रा सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग ए टास्क इज कॉल्ड एज टाइम स्लाइस, ठीक है, ये टाइम स्लाइस का कॉन्सेप्ट है। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड और मेगाहर्ट्ज बाय क्लॉक स्पीड। जो स्पीड होती है प्रोसेसर की, हम पढ़े थे ना वो माइक्रो प्रोसेसर, मैंने आपको बताया था कि कितना जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होगा उतनी आपकी स्पीड जो है सीपीयू की अच्छी रहेगी, उतनी जल्दी हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसकी जो स्पीड जो मेजर होती है वो किसमें होती है, हमारी मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड या मेगाहर्ट्ज। ओके, अगला है डीएमए। डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ मेथड दैट अलो एन इनपुट आउटपुट डिवाइस
to send or receive data directly to or from main memory by passing the CPU to speed up memory। क्या होता है कि DMA में क्या होता है कि हम डायरेक्ट मेमोरी वहां से मेन मेमोरी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा DMA। उसके बाद है एक टॉपिक बचता है हमारा, इसको कवर कर लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारा क्या होता है ना कि इसको पढ़ लेते हैं ऐसे। It represents the sequence of events that take place as an instruction is read from memory and execution। मतलब कि मेमोरी मतलब एक बार जब हमारा डेटा हम उसको फेच करते हैं मेमोरी से, उसके एग्जीक्यूट होने तक जो भी स्टेप्स होते हैं वो हमारे क्या बोलते हैं हम उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल, कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से हमें लास्ट में आउटपुट देती है, मतलब एग्जीक्यूट होके लास्ट में किस तरह से हमें वो बताती रिजल्ट देती हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, फैचिंग होती है। ठीक है, मेमोरी से क्या होती है, मतलब एक मेमोरी हम क्या करते हैं मेमोरी से डेटा लेते हैं, फिर वो डेटा जो होता है वो यहाँ से लेते हैं स्टार। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं डेटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेंगे उसको फेच करेंगे, फेच करने के बाद क्या होगा उसको डिकोड किया जाएगा, उसको मतलब चेंज किया जाएगा उसकी फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टूड लैंग्वेज में, फिर वो क्या होगी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और फिर लास्ट में क्या हो जाएंगी वो स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो साइकिल है यही हमारा क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ठीक, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, फैचिंग है, द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोडिंग होगी, फिर एग्जीक्यूटिंग होगी, फिर स्टोर हो जाएगा। इन अबव स्टेप, स्टेप 1 and 2 इंस्ट्रक्शन आर सेम एंड नोन एज फैच साइकिल, जिसको बोलते हैं, इसमें तो फैचिंग का ही काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम दोनों में फैचिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फैचिंग वाला साइकिल और ये हमारा हो गया एग्जीक्यूट साइकिल। मतलब कुछ नहीं है, नाम दिया गया है इनको कि ये दो स्टेप है, ये इसमें हमारी फैचिंग हो रही है और लास्ट दो में हम इसमें क्या कर रहे हैं एग्जीक्यूटिंग हो रही है। ओके, अब है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली इन टर्म ऑफ 0 and 1 विच इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती है, सिर्फ वो 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, a computer program is a set of instruction that describe the steps to be performed for carrying out a computational task. The processor must have two input instruction and data. The instruction tell the processor what action are needed to be performed on the data, and instruction is further divided into two parts, operation and operand। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही बताया है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से हम उसको लेते हैं, किस तरह से हम उसको फिर डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्टोर करते हैं, यही सारा प्रोसेसर इसमें बताया गया है। और फिर उसमें लास्ट में उसने बता दिया कि जो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसको दो में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा ऑपरेशन जिसको बोलते हैं ओप कोड और दूसरा है ऑपरेंड। ठीक है, ओप कोड जो है वो रिप्रेजेंट एक्शन दैट द प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट। ओप कोड क्या होता है, वो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना ही रहता है, और जो ऑपरेंड होता है वो डिफाइन करता है जो पैरामीटर है एक्शन के, पैरामीटर ऑफ द एक्शन, जो पैरामीटर है डिफाइन जो पैरामीटर होते हैं एक्शन के, और ये डिपेंड करता है किस पे, ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये जो ऑपरेंड है ना दूसरा वाला, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेशन पे, इस पे ये डिपेंड करता है। ऑप कोड का नाम ही ऑपरेशन है। ये क्या करता है, मतलब कि प्रोसेसर को इसमें क्या होता है ना एग्जीक्यूट होना होता है, और ये ऑपरेंड डिफाइन करता है कि कौन कौन से अब एक्शन हमको करने हैं, इसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे मशीन साइकिल है, पाइपलाइनिंग है, सॉकेट है। सॉकेट वही होती है कि कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, हमें जोड़ने के लिए किसी और चीज को जोड़ना होता है वो तो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं सॉकेट्स। एक पाइपलाइनिंग मशीन्स है, इसको आप यहाँ पे देख लेना। और आज का ये टॉपिक हम इसको खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया, बट हाँ जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, जितना जो भी कंसेप्ट था इसमें वो मैंने आप सबको समझा दिया है। और अब हम कल इसके करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, ताकि जो भी पढ़ा है और अच्छे से रिवाइज हो जाए। एक बार इसको समझना, एक बार
इसको अच्छे से फिर से देख लेना और अगर ये आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप इसको 1.5x या आगे और भी स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक, थैंक यू।